किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? जो किशोर यानी कि जो एडोलसेंस एज में बच्चे होते हैं उनके द्वारा सामने जो उनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं वो क्या हैं? भावात्मक परिवर्तन और समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं, धन संपत्ति का उपयोग और दुरुपयोग, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो किशोरों की बात की गई है यानी कि एडोलसेंस एज की बात की जा रही है, बिफोर अडल्टहुड। अडल्टहुड से पहले की बात की जा रही है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सी समस्या जो है बच्चे फेस करते हैं? तो भावात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इमोशनल चेंजेस जो होते हैं। ठीक है। दूसरा व्यवहार संबंधी, अब इमोशनल चेंज हो रहा है किसी व्यक्ति के अंदर यानी कि उसके संवेगों में चेंज हो रहा है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। बात करें अगर थर्ड ऑप्शन की, धन संपत्ति का उपयोग और दुरुपयोग, बिल्कुल सही बात है। आखिर देखिए, व्यवहार में गलत परिवर्तन हो रहा है तो धन संपत्ति का उपयोग और दुरुपयोग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जहां पर भी सीडीपी का पार्ट पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट नंबर 6 है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है भाई। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड टेट की, जिसका रिसेंटली अब एग्जाम होने वाला है। टारगेट हम सभी एग्जाम को कर रहे हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है। तो जो लोग भी उत्तराखंड टेट का एग्जाम दे रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसमें मैराथन सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी बिफोर एग्जामिनेशन। प्रीवियस जितने भी सेट हमने डिस्कस किए हैं, ऊपर आई सेक्शन में लिंक आ रहा है, जरूर जाकर देखें। स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो भाई, लास्ट तक देख के जाना, बहुत इंटरेस्टिंग और समझ में आएंगी बाल विकास की चीजें, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 100%। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करें। जब एक खानसामा खाना बनाने के दौरान उसे चखता है तो यह किस प्रकार का क्या है? मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा इसको क्या है, इसका इंग्लिश में मीनिंग बायलिंगुअल रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीजें इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, आप कहोगे कैसे लिख दिया? सीखने का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन यानी कि लर्निंग, लर्निंग ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है। सीखने हेतु, लर्निंग फॉर, लर्निंग फॉर इवैल्यूएशन, है ना, यानी जिसको हम ऐसे बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये शब्द आपने सुना होगा इसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए, असेसमेंट एज लर्निंग। बात क्लियर हुई भाई? सीखने का मूल्यांकन है ये, सीखने हेतु मूल्यांकन है, मूल्यांकन और सीखना है, और सीखना जैसा मूल्यांकन है, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है? जो पढ़ाई करते करते मूल्यांकन होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सीखने का मूल्यांकन का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब, यानी कि जो आपने अधिगम कर लिया है, जो लर्निंग आपने कर ली है, अब उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो वो होता है समेटिव। वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा, बस ऐसे याद रख लो, समेटिव असेसमेंट कहलाती है। बीच बीच में ली जाने वाली, यानी कि आपका एक साल के पीरियड में जो बीच बीच में टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वो डायग्नोस्टिक होते हैं। डायग्नोस्टिक, अब पूछेंगे आप क्या होता है डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आपका पता लगा के आते हैं कि भाई कहाँ बच्चे में समझने में कमी आ रही है। सीखने जैसा मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चा अपनी ही लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि अपने ही आप सीखता है और अपने ही आपका मूल्यांकन करता है, तो वो कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो चखना है, यानी कि खाना, खान सामा जो खाना बना रहा है और टेस्ट कर रहा है फूड को, वो किसके लिए कर रहा है? सीखने हेतु मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि खाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, खाने बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बीच में ही उसने टेस्ट कर लिया है। अगर खाना बनाने के बाद जब वो खाने को चेक कर देखता, तो वो कहलाता है सीखने का मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बीच में ही जब खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसने खाने को टेस्ट करके देखा, तो ये हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 3, सीखने के लिए मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नोट लगा है भाई क्वेश्चन में, सीखने के लिए मूल्यांकन,
सीखने के लिए मूल्यांकन यानी असेसमेंट, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, इसी की बात की जा रही है। सीखने के लिए मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, कक्षा में छात्रों के समूह के लिए क्विज और समस्या पत्र विकसित करना जहां वे अन्य छात्रों के साथ सीख सकें। बी, छात्रों को अपने स्वयं के एमसीक्यू प्रश्न को बनाने, साझा करने, मूल्यांकन करने और उनका जवाब देने के लिए कहें। सी, अधिक जटिल विषयों पर समूह में चर्चा के लिए अवसर दें। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग को डिफाइन करता हो। फॉर लर्निंग का मतलब है जो बीच में नॉट पूछा गया है ना, जो सही नहीं है, तो ये सारे के सारे जो है सही हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं, कक्षा में छात्रों के समूह के लिए क्विज समस्या, देखो पढ़ाई चल रही है और आपने क्विज ऑर्गेनाइज कर दी, तो वो क्या हो गई, एफए हो गई, जो टेस्ट लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है फॉर लर्निंग, बस इतना ध्यान रखना, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। छात्रों को अपने स्वयं के एमसीक्यू प्रश्न को बनाने, साझा करने, मूल्यांकन करने और उनके जवाब देने के लिए कहें, तो यहाँ भी क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट लागू हो गया। अधिक जटिल विषयों पर समूह में चर्चा करें, तो भाई ये भी क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक रूप हो गया। तो ये सारे के सारे एफए को डिफाइन करते हैं, जो सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार नियम आरटीई, भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आरटीई एक्ट 2009, है ना। तो अब इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला बोलता है शारीरिक दंड की अनुमति देता है आरटीई। पहले बच्चे का प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं की अनुमति देता है। तो भाई आरटीई कहता है निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो है निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, स्कूल में उनके पढ़ाई का प्रावधान है। और बात करें मिड डे मील का प्रोग्राम है, और ऐसा शारीरिक दंड पनिशमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता आरटीई। तो ये स्टेटमेंट गलत। पहले बच्चों को प्रवेश के लिए यानी कि उनका टेस्ट लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता आरटीई। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही गलत हो गए हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भाई आरटीई कभी नहीं कहता किसी भी बच्चे का टेस्ट लो, आप जाकर उसका एडमिशन करा सकते हैं। 6 से 14 साल के बच्चे के निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान है जो आरटीई में लिखा गया है। और पनिशमेंट जो है बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, एजुकेशन में अगेंस्ट द लॉ है, पनिशमेंट नहीं कर सकते आप, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते किसी भी बच्चे को। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आरटीई अधिनियम, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आरटीई के 2009 के लागू होने के बाद किस कारण से कक्षा आयु के अनुसार अधिक सजातीय समरूप हो गई? आरटीई नियम जब लागू हो गया 2009 के बाद, तो यहाँ पूछा जा रहा है किस कारण से आयु के अनुसार अधिक सजातीय और समरूप हो गई। ऑप्शन ए, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान, ए या बी दोनों, या प्रशिक्षक शिक्षक का प्रावधान। तो देखिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये, विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान, है ना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि किस कारण से कक्षा आयु के अनुसार अधिक सजातीय और समरूप, समरूप मतलब एक जैसी, तो विद्यालय से बाहर के जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं तो उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण, पहले उनको एक विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान जो है आरटीई ने निहित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या प्राप्त कर सकता है और एक कुशल साथी से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ एक बच्चा क्या प्राप्त कर सकता है, इस बीच का अंतर के रूप में जाना जाता है। तो देखो इसको अभी मैं समझाऊंगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन देख लेते हैं। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, भौतिक संकेत है या भाव संकेत है? समीपवर्ती, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये थ्योरी आपने जरूर सुनी होगी। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चे को मदद करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी कि बच्चे से ज्यादा उम्र का या ज्यादा एक्सपीरियंस का कोई भी एक पर्सन जो बच्चे की मदद करता है तो वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, विकास का वह क्षेत्र, बच्चे के विकास का, ये है चाइल्ड यहाँ पर। अब उसका वो क्षेत्र जिसमें जो चाइल्ड है वो अपने आप सीखता है या दूसरों की मदद, अपने से बड़ों की मदद लेके सीखता है, वो सब क्या कहलाता है, ZDP कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ZPD।
है ना। और स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? मदद लेना, दूसरे किसी कार्य को करने के लिए जब बच्चा अपने से बड़ों की मदद लेता है, हेल्प की जाती है उसको, तो स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या प्राप्त कर सकता है, और कुशल साथी के मार्गदर्शन से बच्चा क्या प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र रूप से भी बच्चा सीखेगा और दूसरों की हेल्प से भी सीखेगा। तो उस विकास के क्षेत्र को हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वृद्धि एवं विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एंड विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, किस एज में आरंभ हो जाती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है वो कौन सी एज में? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो इन क्वेश्चन की हेल्प से आप टॉपिक वाइज भी फोकस कर सकते हैं चीजों पर। बच्चों के जन्म लेने से पहले, बच्चे के जन्म लेने के बाद, किशोरावस्था के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो विकास और डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है, तो वो बच्चे के जन्म से पहले ही। आप कहेंगे जन्म से पहले कब से? जब कॉन्सेप्शन टाइम होता है। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है जब बच्चा गर्भावस्था में, यानी कि माँ के पेट में होता है, वहीं से बच्चे की वृद्धि होती है। तो वहां पे भी जब इनिशियल स्टेज में बच्चा बहुत छोटा होता है, 9 मंथ तक जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, तो उसका क्या होता है? वृद्धि होती है, विकास होती है, दोनों चीजें तो जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए बोलता है जलवायु विविध शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, जो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। ग्रोथ किसकी हो रही है? चाइल्ड की। डेवलपमेंट किसका हो रहा है? भाई दोनों ही अलग टर्म है ये, एक विकास और वृद्धि दोनों ही अलग है। एक शारीरिक रूप से होती है, एक मानसिक रूप से होती है ना। तो ग्रोथ शारीरिक टर्म में, डेवलपमेंट बिल्कुल मैंने इसको डिस्कस किया थ्योरी लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इनका डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है, दोनों ही टर्म का, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। यहाँ पूछा जा रहा है भाई, जलवायु जो है और उसकी विविधताएं जो है शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल सही है। परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल बैकग्राउंड कैसा है परिवार का, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, दोनों ही चीजें बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों के दोनों जो है क्या है? सही है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और अपनी कक्षा में रानू एक अध्याय को जल्दी समझ जाती है, जबकि कीर्ति को समान अध्याय को समझने में अधिक समय लगता है। ऐसा होता है क्योंकि भाई दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जल्दी समझ रहा है, दूसरा स्टूडेंट देर से समझ रहा है। आप लोगों में से भी ऐसे होंगे जो बहुत सारे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो बहुत जल्दी कुछ लोग आंसर पिक कर ले रहे हैं, कुछ को टाइम लग रहा है। ऐसा किस वजह से होता है? कीर्ति रानू से अधिक बुद्धिमान है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। रानू की समझने की शक्ति कीर्ति से कम है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। देखो, हर एक चाइल्ड दूसरे बच्चे से, हर एक चाइल्ड दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विविधताएं बोला जाता है। कि कोई हो सकता है कि सुनकर बहुत अच्छा समझता हो, कोई देखकर समझता हो, कोई सुनकर और देखकर बहुत अच्छे से समझता हो, कोई रिटन में अच्छा हो, कोई ओरल में अच्छा हो, तो इसको व्यक्तिगत विविधताएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अहम चिंता से बचाव के लिए डैश को अपनाया जाता है। किस चीज से अपनाया जाता है? ईगो। ईगो अहम चिंता जिसको बोलते हैं, उससे बचाव लिए रक्षा प्रौद्योगिकी होती है, रक्षा तंत्र, सामान्यकरण तंत्र, या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ हम राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं रक्षा तंत्र। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मानस या मन नहीं है? नॉट लगा है, ध्यान देना। सिगमंड फ्राइड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने बताया, जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कई बार यूटेट पे क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो वो है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अब ये किसके ऊपर बात करते हैं? तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं, ईड, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। नहीं यार, ये इसके बारे में बात नहीं करते, ये बात करते हैं आपकी मन के ऊपर। अचेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, है ना। तीन माइंड के ऊपर बात करते हैं ये। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। तो राइट आंसर क्या है भाई? किस प्रकार के मानस या मन के ऊपर इन्होंने बात नहीं की है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं चेतन मन।
चेतन मन के बारे में इन्होंने नहीं बात की है। अब सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है कि भाई उसके चरित्र निर्माण में, यानी कि उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में किस तरीके से, कि वो कहते हैं कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण होता है वो उसके इनिशियल डेज में ही प्रिपेयर हो जाता है और वो थ्रू आउट द लाइफ उसको प्रभावित करता है। तो ये बोलते हैं सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ इन्होंने चेतन मन के बारे में बात की है। अब चेतन मन क्या होता है भाई? भाई चेतन मन वो मन होता है जिसमें सडनली कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप कोई चीजें याद रखते हैं। बात क्लियर हुई है ना? और जो अचेतन मन होता है, इसकी बात करें अगर हम, तो अचेतन मन क्या होता है? जिसमें सारे विचार आते हैं, है ना? विचार आते हैं जिसमें सारा तर्क होता है, तो ये सारी चीजें इसमें स्टोर्ड होती हैं अचेतन मन में। अवचेतन मन में क्या होता है? अवचेतन मन में वो सारी चीजें होती हैं भाई जिसमें जागरूकता होती है ना? रीजनिंग पावर, ये जागरूकता जिसमें होती है वो अवचेतन मन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम में कम या ध्यान नहीं देने योग्य प्रगति की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है? प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, स्मरण, अधिगम का पठार, या फिर ध्यान देना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का पठार यानी कि लर्निंग पिरामिड जिसको बोलते हैं, लर्निंग पिरामिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सी टेट में भी आया, यूपी टेट में भी पूछा गया। पर्यावरणीय कारक नहीं है इनमें से अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करना। अधिगम की शैली, स्कूल, परिवार यानी कि फैमिली, और शारीरिक स्वास्थ्य। तो राइट आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय कारक जो है शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। बाकी सारे के सारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अधिगम की शैली यानी कि किस प्रकार की लर्निंग हो रही है ना, उसको हम बोलेंगे। स्कूल लर्निंग के लिए प्रभावित करता है, परिवार से लर्निंग बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये सारे पर्यावरण के कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य जो है पर्यावरणीय कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रचनात्मक चिंतन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। रचनात्मक चिंतन जिसको क्रिएटिविटी थिंकिंग बोलते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग, है ना? कुछ अलग जो सोचते हैं उसको अलग अलग चरणों में आप सही क्रम करें। उद्भवन, सत्यापन, स्पष्टीकरण, या अभिज्ञान। तो इसके क्या सही क्रम रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आता है हमारा अभिज्ञान, है ना? अभिज्ञान का मतलब होता है पहले आप विचार आएगा आपके दिमाग में, उसके बाद आप क्या होगा? उद्भवन होगा, उद्दीपन होगा, इल्यूमिनेशन होगा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे, जो चीज आपके दिमाग में आई है उसको सत्यापन लेंगे उसका कि क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्पष्टीकरण देंगे कि हाँ जी ये चीज सही है और किस बेसिस पे सही है वो आप बताएंगे, है ना? प्रूफ देंगे जिसको आप बोलते हैं। राइट, तो ये बिल्कुल एक इसका एक प्रॉपर क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहचान संकट की अवधारणा किसने दी थी? पहचान संकट की अवधारणा किसने दी? पहचान संकट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला आंसर देखते हैं, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग, या बीएफ स्किनर। देखो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। एरिक एरिक्सन ने ये पहचान संकट की अवधारणा दी। अब इसमें क्या होता है? इसमें जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है, तो उस अवस्था में बच्चा अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेता है? राइट डिसीजन लेता है या रॉन्ग डिसीजन लेता है, और या फिर दोनों में दुविधा में पड़ा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पहचान संकट। बात क्लियर हुई? एडोलसेंस, किशोरावस्था में जब बच्चा अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों में कंफ्यूजन में आ जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है ना, अपने पर्सनालिटी के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता है, तो वो है पहचान संकट की अवधारणा, और ये एरिक एरिक्सन ने जिक्र किया है इसका। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास के किस स्तर पर बच्चे शारीरिक रूप से विकसित होते हैं लेकिन उनकी यौन इच्छाएं अपेक्षाकृत निष्क्रिय हो जाती हैं? कौन सा ऐसा लेवल है जिस पर शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली तो बच्चे बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी यौन इच्छाएं जो अडल्ट अडल्ट वाली जो फीलिंग होती हैं वो न्यूट्रल हो जाती हैं? तो कौन सी ऐसी स्टेज है? लेटेंसी स्टेज है, ऑरल स्टेज है, एनल स्टेज है, या फैलिक स्टेज है? तो देखो ये सारी स्टेजें किसने दी हैं? सिगमंड फ्राइड ने दी हैं। ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने ये सारी अवस्थाएं दी हैं जिसमें वो बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो इनिशियल लेवल से लेकर आगे तक कैसे जाता है। तो ये सारी स्टेजेस सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं। राइट,
तो इसमें राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं विलंबित अवस्था, इसको हम बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है शारीरिक रूप से बड़ा तो होता है लेकिन जो उसकी यौन इच्छाएं होती हैं वो निष्क्रिय रहती हैं। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन acquired knowledge is one situation is used in another situation is called, इसको क्या बोलेंगे? जब acquired knowledge यानी कि ग्रहण की जाने वाली जो ज्ञान है उसको हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर इन लर्निंग, प्लेटू इन लर्निंग यानी कि लर्निंग का पठार जिसको अभी हमने पीछे भी देखा था, इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर इन लर्निंग। यानी कि एक सिचुएशन से एक अवस्था आई आपके पास, फिर दूसरी अवस्था आई, तो आपने अपने ज्ञान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इन लर्निंग। बात क्लियर हुई है ना? यानी कि आप प्रायर नॉलेज यानी कि जो आपको पूर्व ज्ञान है और जो एट प्रेजेंट आपके सामने सिचुएशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इन लर्निंग। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से? आपके अनुभव की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलेंगे, उसको लर्निंग बोलेंगे, मोटिवेशन बोलेंगे या फिर थिंकिंग बोलेंगे? तो देखिए इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बोलेंगे, कि आपके व्यवहार में चेंज हो रहा है लेकिन किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो वो क्या है? आपके अधिगम है। अधिगम अलग अलग तरीके से हो सकता है आपका कौशल का निर्माण हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा हो आपको, है ना, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा हो, तो ये सारी चीजें क्या है? इससे आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, गुड बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस, कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है किसका? बुद्धिमत्ता का। चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी यानी कि बाल्य अवस्था में होता है, जो बर्थ लेने से 2 साल की अवस्था होती है, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में होता है, एडल्टहुड बिल्कुल जब बच्चा यंग हो जाता है उस एज में होता है। तो कौन सी ऐसी एज है ये आपको बताना, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बाल्य अवस्था, इसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें जो है इंटेलिजेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट, इन द थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट कोहलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट, जो कोहलर थे उन्होंने इनसाइड लर्निंग थ्योरी में अपना एक्सपेरिमेंट किस चीज पर किया? एक डॉग पर यानी कि कुत्ते पे किया, चिंपैंजी पे किया, बिल्ली पे किया या फिर चूहे पे किया? तो इन्होंने अपना जो लर्निंग का यानी कि अधिगम का जो थ्योरी थी उसका जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कोहलर ने, वो किया इन्होंने चिंपैंजी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। इसमें था एबिलिटी टू विजुअलाइज, देखने योग्य जो क्षमता होती है, एबिलिटी टू विजुलाइज करना, तो वो इन्होंने दी कोहलर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने चिंपैंजी पे किया था। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल पर और ज्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे मैराथन सीरीज के थ्रू। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। ऑल दी वेरी बेस्ट।